मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। सियासी जमातों में भी कुर्बानी की एक रवायत चली आ रही है और ये सियासी कुर्बानियां इस तरह की होती हैं कि वो लोग जो पार्टी में काफी अरसे से हों किसी भी एक सियासी जमात में और सिर्फ उनके पास आइडियल्स हो, आइडियोलॉजी हो, कमिटमेंट हो, उनको बवक्त ज़रूरत कुर्बान कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक पार्टी में नहीं, तमाम सियासी जमातों में इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके साथ बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें भी थी। पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन अब बहुत से लोग मुतनफ़िर होते जा रहे हैं। बहुत से हमारे नौजवान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुतनफ़िर होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? कहा यह जाता है कि 30 अक्टूबर के जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर खुद एक सुनामी आई और नाक़दीन ये कहते हैं ये सुनामी लोटों की थी, जिसकी वजह से पार्टी का कल्चर तबाह हो गया और बहुत सारे पुराने लोग इस पार्टी को छोड़ गए। क्या वजह है कि पुराने लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं और जो नए लोग पार्टी में आ रहे हैं वो पार्टी को किस तरफ लेके जाएंगे? क्या उम्मीदें लोगों को देंगे? किस तरह से पार्टी को बेहतर करेंगे? हमारा फोकस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे है आज के, उसकी इंटरनल डायनेमिक्स क्या है पार्टी की। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रह चुके हैं। और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असद उमर साहब। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। मैं शुरू असद उमर साहब आपसे करूंगा। पार्टी में क्या मसाइल हैं कि सीनियर लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे पास डॉक्टर शीरी मजारी बैठी हैं, लाहौर में वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब बैठे हैं और इस तरह की बहुत सारे लोग हमारे सामने आ रहे हैं। पार्टी में यूथ विंग में आपके काफ़ी डिस्टर्बेंस पाई जाती है, लोग पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं और हमें तो यहाँ तक सुना है कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाए पार्टी में। क्या हो रहा है पार्टी में आपकी? सर, पहली बात तो अरशद के थोड़ा सा आपने मुबालगे से काम ले लिया कि सारे पुराने लोग छोड़ते जा रहे हैं। पार्टी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो की है, बहुत बड़ी हो गई है, उसके अंदर चेंजेस भी आई हैं। कुछ चेंजेस मेरे ख्याल में बेहतरी के लिए हैं, कुछ चेंजेस यकीनन पार्टी जैसे पहली थी उससे शायद ख़राबी भी उसमें पैदा हुई है। जब इतनी बड़ी तब्दीली आती है तो उसके अंदर चेंजेस तो होती हैं। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उसको भी अगर आप देखें तो दोनों किस्म के लोग रिसेंटली छोड़ के गए हैं पार्टी के अंदर। कुछ ऐसे लोग जो पार्टी में 4 साल 6 साल से 8 साल से थे पार्टी के अंदर, उन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था, चंद माह पहले ज्वाइन किया था, ये पिछले साल ज्वाइन किया था, उन्होंने भी छोड़ा है। तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि पुराने जा रहे हैं और नए आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के अंदर लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं और ये अमल जो है वो इस वक्त भी तमाम दूसरी पार्टीज के अंदर भी चल रहा है। और इवन रिसेंटली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लोग छोड़ के तहरीक इंसाफ के अंदर भी आए हैं। जहां तक यूथ की आपने बात की, असद उमर साहब, जो विंग है। जी सर। असद उमर साहब, सवाल यहाँ पे ये उठता है, चले जिन लोगों का ये पेशा है, धंधा है कि एक पार्टी में आए, दूसरी में चले गए, वापस आए, बार्गेनिंग की, लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग होते हैं। आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग जिनकी आपने खुद मिसाल दी कि 6 से 8 साल तक थे, वो लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं आपकी पार्टी? देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है, आपके साथ इस प्रोग्राम में दोनों लोग जो मौजूद हैं ये काबिल एहतराम हैं, ये नज़रियाती लोग हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मिनिस्ट्रियों के पीछे दौड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये भी कह दूं कि नज़रियाती लोग भी कभी कभी पार्टी जो छोड़ते हैं उसमें शायद कभी ज़ाती उनसर भी हो जाता है। हालांकि ये सवाल तो आपको एक्चुअली उनसे पूछना चाहिए, वो बेहतर बता सकेंगे कि इन्होंने पर्टिकुलरली पार्टी क्यों छोड़ी। मैं तो पार्टी लाइन समझना चाह रहा हूं, उनसे भी मैं पूछूंगा। पहले मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं कि आप पार्टी में, क्योंकि इस वक्त आप मौजूदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, तो आप पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी, मैं जहां तक मैं अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो पार्टी के अंदर जिस नज़रिए के ऊपर पार्टी खड़ी थी आज से 1 साल पहले, पार्टी वहीं पे आज भी खड़ी हुई है। जमहूरियत पे भी यकीन है। कौन से लोग किस सीट के ऊपर होंगे वो फैसला भी इमरान खान ने अपने हाथ से निकाल के पार्टी मेंबरशिप को दे दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इलेक्शन होने जा रहा है। असद उमर साहब, लेट मी गेट वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब। एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आपने भी हाल ही में पार्टी से रिजाइन किया, आपने जाती वजूहात पे पार्टी से रिजाइन किया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं जाती वजूहात पे रिजाइन करता तो 1 साल पहले कर देता, क्योंकि ये पार्टियां जो हैं, पहले तो मैं अरशद बता दूं कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ जो मैंने नोट किया, और ये जैसे पाकिस्तान की तरह, पहले मैं आपको बता दूं कि वजह क्या बनी।
वजह ये बनी कि वजह शायद मेरे प्रोग्राम में आपने एक कमेंट दिया था जिसके बाद जो मेरी इत्तलात है खान साहब काफी नाराज हो गए थे। प्रोग्राम में मैंने कहा था कि असगर खान साहब चीफ अपना अयूब खान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। बस आपके पास रिकॉर्डिंग है, वो देख लीजिए। दूसरे दिन खान साहब का मुझे फोन आया, आपने ये क्या कह दिया? मैंने कहा जी मैंने क्या कहा? आपने ये कह दिया कि असगर खान जो है उनके चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। तो मैंने कहा ये फैक्ट है, ये अगर कोई बात पाकिस्तान की हिस्ट्री में है तो उसमें क्या मैंने ऐसी बात कर दी? तो उसके बाद उन्होंने फरमाया कि आप साहब अगर आप 1 मिनट हमारे साथ रहे, हम नाज़रीन को वो रिकॉर्डिंग सुना दें जो आपने बात की थी, जो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके बाद बकौल आपके इमरान खान साहब नाराज हो गए। नाज़रीन को ये सुनाते हैं। देखिए, खुद असगर खान साहब किसके नीचे सर्व किया उन्होंने? अयूब खान, जिसने खुद आइन को तोड़ा हो। तो अब आप ये देखिए कि जो कुफर अज काबा बरखेजत कुजा मानद मुसलमानी, अगर वहीं से जो है सरचश्मा ही गंदा होगा तो टूटियों से पानी कैसे साफ होगा? जी नाज़रीन, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी जिसके बाद हमारे प्रोग्राम में एडमिरल जावेद इकबाल साहब ने जो हिस्टोरिकल फैक्ट बताए थे और इसके बाद खान साहब उनसे नाराज हो गए। जी एडमिरल साहब, नाराजगी हिस्टोरिकल फैक्ट बताने पे हुई कि आपने ये बात क्यों कही, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे मीडिया पे जाके। मैंने उन्हीं को उसी वक्त लिख दिया कि रेफरेंस योर टेलीफोन कॉल, मैं आइंदा से नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, बट इट इज़ वेरी क्लियर दैट आई डू नॉट एंजॉय योर कॉन्फिडेंस। देयरफॉर अगर फिर मैंने पार्टी में कोई तालियां तो नहीं बजानी है ना, या चाय तो नहीं सर्व करनी है, तो देयरफॉर आई रिजाइन। और मैं आपको अरशद इसका बैकग्राउंड बता दो। दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक। देखिए 30 अक्टूबर को अभी मेंशन आपने किया कि एक अल्लाह ने कामयाब जलसा कराया लाहौर में, तो उस वक्त हमारी पोजीशन एक साफ पानी के गिलास की थी, जो नेस्ले वाटर था, जो हर कोई पी सकता था। अब खान साहब ने हमसे मशवरा किए बगैर उसमें 31 अक्टूबर को अगर एक टॉयलेट वाटर का ड्रॉप डाल दें तो इस पानी को कौन बर्दाश्त करेगा? इसी तरह मैं ये कहता हूं कि जिस अल्लाह पे बात करते थे भरोसा की खान साहब, एक ड्रॉप, मैं एडमिरल साहब सिर्फ एक ड्रॉप, मैं अब सिर्फ एक कतरा, मैंने पार्टी पॉलिसी ये आप बेहतर जानते हैं। अगर देखिए ना, अगर मैं कुर्सियों से उठाया जाऊं और मुझे कहा जाए कि आप फलां के लिए कुर्सियां छोड़ दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र देखिए, मैं 3 स्टार जनरल रह चुका हूं, साबिक सफ़ीर रह चुका हूं, परवेज़ मुशर्रफ से 6 साल सीनियर हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये पूरी तहरीक इंसाफ परवेज़ मुशर्रफ की गोद में बैठी थी, तो अल्लाह के फजल से मैंने उसको जो ख़त लिखा था कि तुम हलाली नहीं हो, वो आप जानते हैं। उसके बाद मेरे साथ ये मुसलसल सलूक था, मैं किसी इनर सर्कल में नहीं। ये असद उमर साहब फरमा रहे हैं, इन्होंने कभी मेरी शक्ल देखी कहीं? और उसके बाद मैं इनकी ना कोर ग्रुप में ना किसी बात में, तो हम तालियां बजाने के लिए रह गए हैं। देखिए ये जो नए लोग आए थे। एडमिरल साहब मेरे साथ रहिएगा, काफी सारे इश्यूज हैं, उसकी तरफ भी आते हैं। डॉक्टर शीरीन मजारी साहिबा से पूछें, पार्टी में 30 अक्टूबर के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप भी छोड़ गई एडमिरल जावेद इकबाल साहब, और हमारी जो यूथ है खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत सारे मुझसे मिलने भी आए दफ्तर में, और उन्होंने भी यही बात बताई कि जिस बात का एडमिरल जावेद इकबाल साहब जिक्र करें, सिर्फ वही वजह या लीडरशिप स्टाइल में भी कोई मसाइल हैं? पार्टी किस तरह से रन हो रही है? देखिए एंड में वो कहते हैं बक स्टॉप्स एट द लीडर। लीडरशिप स्टाइल में जाहिर है मसला था। 30 अक्टूबर के बाद देखिए उस वक्त तक पीटीआई में एक कैमराडरी थी, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और एक वननेस थी। हमें ओहदे, मुझे तो नहीं याद, साल 1.5 साल तक कोई ओहदा नहीं मिला। मुझे खान साहब ने कहा कि आप उमर चीमा के साथ इंफॉर्मेशन में उनको हेल्प कर दें, वहाँ कर दिया। फॉरेन पॉलिसी क्योंकि मेरा फोटे था, मुझे कहा गया आप उस पर करें। ओहदे वोदे हमें उस वक्त मिले ही नहीं। ओहदे तो उस वक्त बनने ज़्यादा तौर फोकस हुआ जबकि नए लोग आए। और मैं समझती हूँ कि 30 अक्टूबर के बाद ज़रूरत नहीं थी कि आप लोटों को लेते, क्योंकि देखिए अगर आपने असद कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी वहीं की वहीं है, ये गलत है। जब आप नए लोग ले आते हैं पार्टी में जिन्होंने 4 पार्टीज पे पार्टी हॉपिंग की हो, चले लोटे का वर्ड ना यूज करें, पार्टी हॉपिंग की हो, और जब वो हुकूमत में रहे हो वही लोग और कोई तब्दीली नहीं लाए, ना उनका एजेंडा उस वक्त तब्दीली का था, तो आप उनके तहत ही तब्दीली लाएंगे, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स करके? इस तरह नहीं आ सकती। अच्छा चले, आपने ले भी लिए लोग, तो पूरी पार्टी आपने हैंड ओवर कर दी मोर और लेस। आप अगर देखें इनफॉर्मली खान साहब ने
पार्टी की रनिंग इफेक्टिवली, हालांकि डॉक्टर अलवी अभी तक सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन अथॉरिटी सबसे ज्यादा जो है वो देखें नए लोगों को मिल गई है। कौन कौन? भाई आप देखें, आपके प्रेसिडेंट हाशमी साहब हैं और ये पोस्ट क्रिएट की गई, ये पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थी, रेवड़ियां बट रही थी। और वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब हैं। पहले एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते थे, फाउंडिंग मेंबर थे हामिद खान। नए लोगों के बाद अब 4 नए लोग आए हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स। क्या इनकी स्पेशल वो थी और हम सारे बेवकूफ थे जो पार्टी में आए थे? हमारे पास कोई ना प्रोफेशनल ना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन थी। और ये अजम्पशन कि जी इलेक्टेबल्स की जरूरत है, ये भी गलत है, क्योंकि देखें पार्टी 30 अक्टूबर को ये एक पार्टी थी जो कि तब्दीली की पार्टी थी। पार्टी अपने लोगों को इलेक्टेबल बनाना चाहिए था, ये नहीं कि वही पुराने घिसे पिटे इलेक्टेबल्स को आप फेस ऑफ द पार्टी बना दें। आप अब देखें कराची के जलसे के बाद स्टेज पे बैठे हुए, चाहे पॉलिसी की हो चाहे कोई मीटिंग हो, कोई पुराना आपको नजर आता है पार्टी का? सारे नए फेसेस हैं। तो ये टेक ओवर जो है, और इसमें बिग मनी भी इन्वॉल्व था, इसमें पार्टी हॉपर्स भी इन्वॉल्व थे। तो मैं समझती हूँ कि आइडियोलॉजी में बिल्कुल फर्क आया है, और सबसे क्लियर फर्क उस वक्त, और असद इतना तो मुझे क्रेडिट देंगे कि मेरी ये पोजीशन पार्टी के अंदर हर फोरम में यही डिबेट और डिस्कशन, और इनको पता है कितनी लड़ाई मेरी होती रही है खान साहब से और लोगों से भी। तो ये कोई मुझे डर नहीं कहने में कि मेरी पार्टी के अंदर भी ये इख्तलाफात थे जो अब मैं बाहर वॉइस कर रही हूँ। ये नहीं कि मैंने एकदम से ये वॉइस करने शुरू किए हैं। और ये सारा जो सिनारियो है कि आपने पार्टी में ना सिर्फ लोग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ले लिए, कोई अच्छे भी आए हैं उसमें, लेकिन कईयों पे बहुत से क्वेश्चन मार्क्स है। डॉक्टर साहब यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बताएंगे कि कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या किसी सियासी जमात में चल सकता है। उस कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में होता यह है कि कुछ लोग जो पैसे की बुनियाद पे या कि कुछ और उनकी खूबियां होती हैं जो कि आइडियोलॉजी के अलावा होती हैं, प्रॉफिट बेस्ड होती हैं, उसको लेके आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ के बारे में ये क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि एक जहाज वाला कोई ग्रुप है जिसने इमरान खान साहब को हाईजैक कर लिया है। वो जहाज वाला ग्रुप कौन लोग चला रहे हैं, वो कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट सियासी जमात में कौन लोग लेके आए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने एक पॉइंट उठाया कि कॉर्पोरेट किस्म की पॉलिसीज पार्टीज में शायद आ गई हैं। असद उमर साहब, एक पॉइंट मैं खत्म करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर तो आप एक रवायती पार्टी हो ना, तो फिर आप भी उसी की तरह लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद काफी कुछ चेंज हुआ। हम एक पार्टी है तब्दीली की, हम रवायती पार्टी नहीं है। इस वास्ते हमने अपने लोगों को इलेक्टेबल बनाने अपने मैसेज से, ये नहीं कि हमने बाहर से इलेक्टेबल्स को अडॉप्ट कर लेना है। असद उमर साहब, आपका माशाल्लाह कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। मैं उस कंपनी का अगर आप कहते हैं तो नाम भी ले दूंगा जिसमें आपने काफी अरसा गुजारा और उसके बाद अच्छी खासी तनख्वाह छोड़ के आप इस पार्टी में आए। लेकिन मेरा एक आपसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए सवाल है, जो कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, क्या वो सियासी जमातों में चल सकता है? सर ये लफ्ज इजाद किसने किया? भाई दी अभी जो मैं सुन रहा था शीरीन मज़ारी तो कहा नहीं, ये आपका लफ्ज इजाद किया हुआ मुझे लग रहा है। जो पार्टी के अंदर मेरा इजाद किया हुआ लफ्ज है, क्योंकि लोग इल्जाम ये लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ पे कि वो लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास जहाज है, जिनका कॉर्पोरेट बैंक एक्सपीरियंस है और बैंक बैलेंसेस बहुत ज्यादा है, उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या सियासी जमातों में चल सकता है? सर बिल्कुल, आपकी जो तज्जिया है उसको जरा से हम गौर से देख लेते हैं। इस वक्त जो हाईएस्ट फोरम है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का पार्टी के अंदर, वो है पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजी कमेटी। उस पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजी कमेटी के अंदर तकरीबन आधे लोग वो हैं जो पार्टी में 30 अक्टूबर से पहले थे, आधे लोग तकरीबन वो हैं जो 30 अक्टूबर के बाद आए। उसके अंदर हर बैकग्राउंड के लोग हैं। उसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई बड़ी गाड़ियां और मेरे और डॉक्टर जावेद इकबाल और एडमिरल जावेद इकबाल और शीरीन मज़ारी जैसे घर भी नहीं है, मेंबर नहीं है। सर आई नो दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो ऐसे भी लोग हैं जो हमसे भी मुतवस्सित उसके हैं, हमसे बहुत ज्यादा अमीर लोग भी हैं। एक बड़ी पॉलिटिकल सियासी पार्टी है, उसमें हर किस्म के लोग मौजूद हैं। बट अब मैं दोबारा जरा सा कमेंट कर दूं, जो पहले सवाल रेज किए गए, पॉइंट रेज किए गए अरशद, उस पर मुझे कमेंट करने दे कि देखें दो मुख्तलिफ किस्म के हमने कमेंट सुने। कुछ जाती नौयत के थे, किसको बैठने दिया गया, नहीं बैठने दिया गया, टीवी चैनल पर कौन गया, ये नहीं गया।
और कुछ जो है आइडियोलॉजिकल थे। जो जाती हैं उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, जाहिर है वो दैट्स द पर्सनल थिंग, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। जो आइडियोलॉजिकल है, जहां पार्टी खड़ी थी, हमारी वॉर ऑन टेरर के ऊपर पोजीशन प्रॉब्ली जो सबसे ज्यादा पब्लिसाइज पोजीशन है, अभी वजीरिस्तान मार्च एंड शिरीन, आई कैन टेल यू, जिस वक्त मैं वापस आया तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि द पर्सन आई वाज मिसिंग, जिस वक्त हम टांक में गुजर रहे थे, वो शिरीन मजारी। हम बड़ी बड़ी जितनी हमारी पॉलिसीज थी, उसके अलावा जो सियासतदानों के कंट्रोल से असद उमर साहब लेके डिवॉल्व करना है, को तो बता दिया क्या पार्टी फोरम पे भी आपने ये पॉइंट रेज किया? सर ये बिल्कुल बहुत हाईली देखें, शिरीन मजारी जैसे कोई शख्स पार्टी छोड़ दे, एडमिरल जावेद इकबाल जैसा कोई शख्स पार्टी छोड़ दे, आपके ख्याल में कोई डिस्कशन नहीं होती? बेतहाशा डिस्कशंस हुई। मैं उन सब लीडर्स के नाम नहीं बताना चाहता जिनके साथ डिस्कशंस हुई। इन्होंने इनका फैसला है, इन्होंने फैसला देखें, इनका फैसला है, ये आजाद लोग हैं, जैसे मैंने कहा ये नजरियाती लोग हैं, ये कोई मिनिस्ट्रियां लेने के लिए नहीं गए हैं, वो एक फैसले पे पहुंच गए। उस फैसले को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ये इनका अपना जाती फैसला है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जावेद इकबाल साहब, असद उमर साहब मौजूदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ के कह रहे हैं कि पार्टी की पॉलिसीज में कोई तब्दीली नहीं आई, चाहे वो वॉर ऑन टेरर हो या दूसरी पॉलिसीज। आपने दुनिया फोरम पे हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था। मुझे असद से ये उम्मीद नहीं थी कि ये कहेंगे। आज पार्टी की पॉलिसी ये है कि अगर आपके पास असद से या ये जहांगीर तरीन से ज़्यादा पैसा है तो यू आर वेलकम, या आप बड़े मिरासी बन जाओ तो तब भी आप यू बैग कैरियर हो जाओ तो तब आपकी जगह बनती है। जब मुझे बताइए 30 अक्टूबर 2011 को जिस अल्लाह ने आपको कामयाबी दी थी, मुझे इमरान खान साहब बताएं कि उस अल्लाह को 31 अक्टूबर को बदलने की क्या जरूरत थी? और ये वार ऑन टेरर के जिसके खिलाफ मैं सबसे लीडिंग कॉलम में था जंडोला में, तो वो वार ऑन टेरर का आर्किटेक्ट कौन था? खुर्शीद कसूरी। अब वो हमें बताएगा कि वार ऑन टेरर से निकलना कैसे है। ये जो परवेज मुशर्रफ के पैरों में बैठते थे आज हमारे सरों पे बिठाए जा रहे हैं, और आप कहते हैं पार्टी में तब्दीली नहीं आई। नहीं, कहते हैं पार्टी की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। डॉक्टर एक मैं आपको देखिए, मैं वही मैं दोबारा अर्ज करूंगा, पार्टी में इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने वॉर ऑन टेरर की बात आप कर लें, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, एक आवाज थी, एक आइडियोलॉजी थी कि ये गलत है वॉर ऑन टेरर, इससे हमने निकलना है। अब आपके जो नए लोग आए उनमें से आपके एक सीनियर ओहदेदार ने एक दूसरे टीवी प्रोग्राम, मैं नेम कर दूं उस टीवी प्रोग्राम को, बता दें, हाँ, वो सना बुच्चा के प्रोग्राम पे आके कहा कि वॉर ऑन टेरर अब हमारी वॉर हो गई है। ये उसको कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया, हालांकि ये पॉलिसी के हमारी स्टेटेड पॉलिसी के खिलाफ ये स्टेटमेंट थी और बड़ी डैमेजिंग थी। इट कॉजेज कंफ्यूजन, पार्टी में कंफ्यूजन हो जाती है कि जब आपके इतने सीनियर ओहदेदार ये कह रहे हैं, और उन्होंने एक दो और भी स्टेटमेंट्स इस तरह की दी। लेकिन देखिए, मेरे लिए ऑपोजिशन टू वॉर ऑन टेरर एक बहुत नजरियाती इशू है, और अगर उस पर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो मैं समझती हूँ कि पार्टी की आइडियोलॉजी शिफ्ट हो रही है, और शिफ्ट हो रही है इनटू केओस। क्लैरिटी नहीं है, शिफ्ट हो रही है। जब आप आए बाएं शाएं करेंगे ना तो फिर आपकी पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं रहती। और अनफॉर्चुनेटली अब फॉर एग्जांपल कसूरी साहब ने भी कई ऐसी चीजें कही हैं टीवी पे, जिस और सरदार आसिफ ने भी, जो कि बहुत जो कि हमारी पोजीशन जो है यूएस की तरफ या वॉर ऑन टेरर की तरफ उससे डिफरेंट है। ड्रोन, अब देखिए, जब आप आर्किटेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ड्रोन पॉलिसी और सपोर्टिंग ड्रोन पॉलिसी को आप ले आते हैं पार्टी में, और तो फिर आपकी पॉलिसी कैसे वो रह सकती? देखिए, इशू ये है कि अगर आपका एक नजरिया है और एक आप नजरियाती पार्टी हैं, तो फिर जिन लोगों का नजरिया आपसे नहीं मिलता उनको आप कैसे ला सकते हैं? मैंने हमारे क्या वजह थी, क्यों लाए इनको? जैसे एडमिरल साहब कह रहे हैं वही वजह है। आप उनसे पूछें क्यों लाए, लेकिन हमने नहीं, एडमिरल साहब ने तो बड़ा क्लियरली बता दिया ना कि फलां से ज्यादा पैसे होंगे। तो एडमिरल साहब मेरे से ज्यादा देर पार्टी में रहे हैं, ये उस वक्त रहे हैं जब पार्टी बिल्कुल डाउन एंड आउट थी, शुरू से रहे हैं। इन्होंने अपने बहुत हेल्प किया है अपने तरीके से पार्टी को, उनको मेरे से भी ज्यादा पता होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, जब हमने सीईसी में एक ग्रुप ने एक रेजोल्यूशन पेश की थी कि जो नए लोग आ रहे हैं जिनका नजरिया हमसे बिल्कुल
मुख्तलिफ था, बल्कि हमारे नजरिए के खिलाफ और जिनके खिलाफ आप लोग स्ट्रगल करते रहे। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा ले, डॉक्टर साहब मैं वक्फे के बाद आता हूँ। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आके पूछेंगे एडमिरल जावेद इकबाल साहब से कि उन्हें तो खुश होना चाहिए कि इतने सारे साबिक फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इतना रिच एक्सपीरियंस है, और उनकी क्या कुर्बानियाँ ऐसी थी जो तहरीक इंसाफ के लिए थी लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं हुई और अब वो पार्टी से नालाएं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम उन सियासी कुर्बानियों का जिक्र करें जो सियासी जमातें उन लोगों की कुर्बानी देती हैं जो कि पार्टी के साथ सिर्फ आइडियाज़ और आइडियोलॉजी की बेसिस पे हो, और एक वक्त हर पार्टी में ऐसा आता है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में भी ऐसा आता है, जब ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती जो आपके साथ काफ़ी अरसे से लॉयल्टी के साथ चल रहे हो। हमारे साथ इस्लामाबाद और लाहौर स्टूडियो में दो ऐसे ही लोग बैठे हैं जिनसे हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा क्या हुआ था। एडमिरल साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के पास इतना रिच एक्सपीरियंस है साबिक वज़राए खारजा का, जो कि अब पार्टी के साथ हैं और वो एक्सपीरियंस अपना शेयर भी करें, तो मसला क्या है इसमें? देखिए, मसला ये है कि जैसे शीरीन साहिबा ने कहा, नज़रियाती लोग, और इमरान खान साहब का हमेशा ये नारा रहा कि हम पावर के लिए नहीं, हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं जो कि एक नज़रिया को इम्प्लीमेंट करना है। अब उन्होंने कहा कि भाई पावर में आए बगैर कैसे नज़रिया इम्प्लीमेंट होगा, तो अगर उन्होंने पावर में रहना था तो फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ ही रहते, फिर जो लोग उनके जूतियों में बैठने वाले लोग थे अब उनको सर पे उठा के, तो ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है? अब आप देखिए, अगर पावर की बात थी तो फिर ये इन्होंने क्यों छोड़ा मुशर्रफ को, और अगर इनको आइडियोलॉजी की बात थी तो फिर आप मुझे ये बताइए कि एक सीईसी की मीटिंग में शीरीन वॉज देयर प्रॉब्ली, जब इन्होंने कहा था वो लोग हाथ खड़ा करें जिसने कभी किसी डिक्टेटर का साथ नहीं दिया, तो मैंने हाथ खड़ा किया और गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी खड़ा किया, इन बाकियों में से तो कोई नहीं खड़ा कर सका। तो उस पर मुझे इमरान खान साहब फौरन बोले, आप तो पार्टी में नहीं थे। भाई, अगर मैंने तुमसे पहले लाइला पढ़ लिया है तो तुम मेरे लाइला पे एतराज़ कर रहे हो। और बात मैं आपको बताऊं, ये आप देखिए, असद बेटा है मेरा, बहुत अल्लाह ताला इसको और भी कामयाबी दे। ये आप मुझे बताइए कि इनके आने से तो पार्टी में बेहतरी आनी चाहिए थी। कोई पार्टी की 16 साल से इमरान खान साहब बात करते हैं शौकत खानम की, नमल यूनिवर्सिटी की, लेकिन पार्टी तो वो खुद चला रहे थे ना। शीरीन साहबा से पूछे, पार्टी में कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मैनेजमेंट, कोई तरीका, कोई दस्तूर कोई है? अब आप इन लोगों को पहले खान साहब को मिलने के लिए 14 आदमियों के पहले घुटने पकड़ो, फिर फलां कुंडी लगा रहा है, अंदर से फलां कुंडी लगा रहा है। इनको इतनी मैनेजमेंट भी नहीं आती कि लोगों से मिलने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आज ये मैं फिर ये बात कहता हूं कि अगर पावर ये है तो पावर में अभी आप देखिए, हम उसी का तो रोना रो रहे हैं कि जब से पाकिस्तान बना है जो हमारे लीडरान हैं वो फेंक रहे हैं। अभी अगर मैंने कह दिया कि अयूब खान का चीफ ऑफ एयर स्टाफ असगर खान थे तो इनको क्यों गुस्सा आया? अभी हामिद मीर का कॉलम पढ़ रहे हैं ये जंग में, जिसमें उन्होंने कहा कि असगर बिल्कुल एडमिरल साहब, वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट था। मुझे इससे सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि क्या पार्टी में डिक्टेटोरियल पॉलिसीज चल रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है? ऐसे तो हिटलर की पार्टी में होता था, फाशिज्म में ऐसा होता है, तो क्या तहरीक इंसाफ में वो फाशिस्ट पॉलिसीज है? क्या आप आजादी राय पे भी कतगन लगती है? देखिए, मैं आपको जो बात कर रहा हूं ये आप 10 आदमियों से वेरीफाई कर रहे हैं। देखें, असद मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर असद के ये कहा जाए कि आपके वालिद जनरल याया खान के डीजीएमओ थे, तो क्या वो इस हिस्टोरिकल फैक्ट को झुटला देंगे? तो ऐसी बातों पे मुझे मैं असद उमर साहब से पूछता हूं। असद उमर साहब, हिस्टोरिकल फैक्ट्स नरेट करने पे क्या आप पार्टी से किसी को निकाल देंगे? ये पॉलिसीज है, ये तो फाशिस्ट और डिक्टेटोरियल किस्म की पॉलिसीज नजर आ रही हैं आपकी पार्टी में। सर, पहली बात तो ये कि पार्टी से निकाला नहीं गया। खुद जो एडमिरल साहब ने अभी कहानी हमें सुनाई है उसके अंदर उनको पार्टी से नहीं निकाला गया। दूसरा, वो जाती नौयत की उनकी डिस्कशन थी, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता सकता हूं कि मुल्की लेवल पे हैं कि जो डिक्टेटर आए हैं उनके बेटर और उनको असिस्ट करने वाले जो हैं वो भी उसी सजा के मुस्तहिक हैं जिसके डिक्टेटर। एडमिरल साहब, मैं उसकी नहीं बात कर रहा। एडमिरल साहब, मैं उसकी नहीं बात कर रहा। मैं आपकी और इमरान खान की टेलीफोन कॉन्वर्सेशन कह रहा हूं कि जाती कॉन्वर्सेशन थी। मैं तो जाहिर है उसको नहीं सुन रहा था ना, तो मैं नहीं उसको पे कमेंट कर सकता। मैंने कहा मैं पार्टी पॉलिसी से डिफर करता हूं। मैंने इमरान खान के ऊपर कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं पार्टी कुछ और कहने लगा। मैं मुख्तलिफ बात कर रहा हूं।
एडमिरल साहब, मैं मुख्तलिफ बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो इन्होंने सवाल पूछा है कि डिक्टेटोरियल, अरशद, मैंने आज तक किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आज तक इतना गलत बात कर रहे हैं। मैंने बात भी नहीं की, मैं एब्सोल्युटली बात भी नहीं की मैंने। आपको क्या पता मैं बात क्या कर रहा हूं? आप कह रहे हैं कि मैंने किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं देखी। सर, मुझे बात तो मुकम्मल करने दीजिए ना। मैंने आज तक किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसी मीटिंग्स नहीं अटेंड की जहां पे हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन के बारे में उसकी पॉलिसी से इतना खुल के इख्तलाफ किया जाता। आपके साथ प्रोग्राम पे बैठी हैं शीरीन मजारी, कभी इन्होंने अपना कोई कमेंट होल्ड बैक किया हो जो इनके जहन में आती थी, जिसके लिए जो अभी ये प्रोग्राम में भी कह रही थी और बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये जो पोजीशंस जो अभी बोल रहे हैं आपको, यही पोजीशन उन्हें भी तो इसी चीज की सजा मिली ना जो इन्होंने तकरीर की थी। असद उमर साहब, इनको भी तो तकरीर करने की सजा मिली ना। सर, उनको सजा नहीं दी, उन्होंने एक फैसला किया। मैं पूछ रहा हूं, डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको तकरीर करने की सजा मिली थी? सजा कह ले जो भी। अरशद, आपने मुझसे which was not to you, according to you, not to your standard. असद, ये तो सही कह रहे हैं। कम से कम चले वो तो छोड़ दें, सवाल बड़ा मुझे तो पूरी आजादी थी पार्टी में अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की, लेकिन तकरीर करने पे हुआ तकरीर। हाँ, और शो तकरीर करना क्या आजादी राय नहीं होता है। चले, शो कॉज नोटिस का भी मैं हफ्ता दिया था जवाब देने का, उस पे भी मैंने एक हफ्ते के बाद रेजिग्नेशन दी। जो मुझे कोफ्त हुई कि भी अगर आपने शो कॉज नोटिस दे दिया है तो आप उस पे रहे। उसके बाद जी मुझे आया पैगाम कि अब आप पब्लिकली माफी मांगे इमरान खान से, और फिर खान साहब का मैसेज आया कि अब आप पब्लिकली जहांगीर तरीन से भी माफी मांगे। भाई क्यों मैं मांगू माफी? अव्वल तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने एक सही चीज बयान की, और मेरी वो तकरीर अगर आप पूरी सुने, बिल्कुल एंड में मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे ना खान साहब पे कोई डाउट है, ना मुझे खान साहब पे कोई शक व शुबा है उनके नजरिए पे। पार्टी तो नहीं चल रही, पार्टी की पॉलिसीज होनी चाहिए। लेकिन कब्जा ग्रुप जो आ गया है ना बिग मनी का, उसमें मुझे सख्त इख्तलाफात है। और मैं समझती हूँ मैं अपने नजरिए की वजह से गई थी। मेरा नजरिया पहले पीटीआई ज्वाइन करने से भी वही था, छोड़ने के बाद भी वही नजरिया है, और मैं समझती हूं कि अगर पीटीआई में वो नहीं नजरिया कि आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, उस पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वेरी क्विकली मैं असद उमर साहब से पूछूंगा। असद उमर साहब, दो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जो इतने अरसे से साथ है, वो दोनों कह रहे हैं कि यहां तो जबान पे मोहर लगी है पार्टी में बात करने पे भी और उसकी सजा मिलती है। कैसी पार्टी आप चला रहे हैं जहां आजादी राय भी नहीं है? मुल्क अगर आपके हाथ आ गया वहां तो आप लोगों को बोलने भी नहीं देंगे। अरशद, ये आप कह रहे हैं, ये शीरीन मदारी नहीं कह रही, आप ये उनके अल्फाज डाल रहे हैं। देखें, ये वो पार्टी है जिसको आप कह रहे हैं फैसिस्ट पार्टी, उन्होंने खुद बताया कि तकरीर करने के बाद हिटलर की पार्टी। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने आपको इनफैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट किया। उन्होंने कहा मेरे पास पूरी आजादी थी। तकरीर करने के बाद शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ। हाँ, तकरीर पे शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, हवा में तो नहीं हुआ। हवा में नहीं हुआ, तकरीर करने के बाद। जी असद उमर साहब, ये इतनी हिटलर और फैशिस्ट पार्टी है कि इस पार्टी का स्ट्रक्चर और इसकी हाईएस्ट लेवल के ऊपर कौन पोजीशंस होल्ड करेगा वो फैसला करने जा रहे हैं इस पार्टी के लाखों मेंबर। ये इतनी जमहूरी पार्टी पाकिस्तान में अगर आपको कोई और नजर आती है तो वो आप मुझे बता दीजिए। अल्लाह करे। जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी का कंट्रोल है, मुझे पार्टी के दोनों सीनियर लोग बैठे हैं। ये तरीका फेयर है। अरशद अलाउ मी जस्ट 30 सेकंड्स मोर। अरशद अलाउ मी 30 सेकंड मोर। मैं सिर्फ इन दोनों लीडरान से, मोहतरम लीडरान, मैं दोबारा इनको कहूंगा मोहतरम लीडरान से ये सवाल पूछना चाहता हूं। अभी इलेक्शन होने 2 नवंबर को इलेक्शन प्रोसेस पार्टी में शुरू होने, ये जंग जो नजरियाती बातें कर रहे हैं, ये पार्टी के अगर अंदर रह के करते, इस इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरते और नजरियाती लोग कामयाब होकर आते, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। पार्टी के अंदर है कि आपने बात करने का मौका ही नहीं दिया। असद, आपको भी अच्छा पता है कि मेरे केस में तो मुझे कहा गया था या माफिया मांगो नहीं तो मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। अच्छा, एडमिरल जावेद इकबाल साहब, असद उमर साहब तो मिसाल दे रहे हैं, बहुत अच्छी मिसाल दे रहे हैं। आप तो एक कमेंट करने पे आपका मेरे ख्याल रेजिग्नेशन देना पड़ा। देखिए असद, आप ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? पार्टी में आए, आज आप बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं। आपकी कोट किया जाता है कि ये 60 लाख का जॉब छोड़ के आया है, तो हम यहां पे क्या घास बेचते रहे हैं? हमने लाखों की कुर्बानियां नहीं दी हैं। मुझे किस पार्टी ने, कौन सी अपनी फोरम में, किस राय में मुझे शामिल किया? फिर आप कहते हैं पार्टी के रह के अंदर एहतजाज करते।
मैं कोई ये जो है, क्या मेरा स्टेटस से बाद ये होना चाहिए कि आप लोग फैसला करके मुझ पे इम्पोज कर दें? वाई देखिए, अगर आपका पार्टी में शौकत खानम चलाया, आपने टेक्नोक्रेट ने चलाया, नमल यूनिवर्सिटी, पार्टी तो खान साहब खुद चला रहे थे ना। जरा दिल पे हाथ रख के श्री मजारी बताएं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या मैनेजमेंट थी। खान साहब लाहौर में आते हैं तो किसी को पता नहीं होता, 5 आदमियों के घुटनों को हाथ लगाएं तो मिलना पड़ता है। क्या मैनेजमेंट है पार्टी की? 16 साल से ना वो अपने लीडर पैदा कर सके, ना वो मैनेजमेंट कर सके। क्या किया पार्टी में उन्होंने? तो जावेद इकबाल जी नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तेजी से बकौल नाकदीन लोटों की सुनामी आ रही है, उसी तेजी के साथ बहुत सारे आइडियोलॉजिकल लोग पार्टी से नाराज हो रहे हैं। तो क्या पार्टी का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है? इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि तहरीक इंसाफ में भी अब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और उन लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए जो कि पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ें, वो लोग जो आइडियोलॉजिकली पार्टी के साथ कमिटेड है। असद उमर साहब, आपको ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आपके यूथ के नुमाइंदे भी आए थे, दफ्तर में मुलाकात उन्होंने की और वो सोच रहे हैं इन्हीं लाइनों पर। पार्टी को इस चीज का इदराक है? देखिए, इस पार्टी में आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि पार्टी जो है वो 2 नवंबर से, जैसे मैंने कहा, इलेक्शन प्रोसेस होने जा रहा है। जो भी लोग हैं जो समझते हैं कि वो एक नजरिए के ऊपर जुड़े हुए हैं, उनको कुछ हुकूक व शुबात हैं कुछ लोगों के ऊपर जो आए हैं, वो साथ मिलके अपनी पार्टी का जो सपोर्ट बेस है, जो नजरियाती सपोर्ट बेस है, उनकी ताकत के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। और ये अगले 6 हफ्ते के अंदर खुद सामने नजर आ जाएगा कि पार्टी का ग्रास रूट वर्कर किसके नजरिए को सपोर्ट करता है, किसको शक से देखता है और किसको नहीं देखता। यहां पर तो वो बाकी सियासी पार्टियों वाला तो मसला है नहीं कि पार्टी लीडर जो है वो जिसको उंगली रख देगा वो जाके लीडर बन जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पार्टी के इलेक्शन के अंदर विगरस इलेक्शन होगा। और हमारी उम्मीद ये है, मेरी उम्मीद, इमरान खान की उम्मीद ये है कि बहुत बड़ी तादाद में यूथ और नए चेहरे इलेक्ट होकर आएंगे और वो पार्टी की लीडरशिप के अंदर आपको नजर आएंगे। चले, हमारी भी दुआ है कि ऐसा ही हो। डॉक्टर मुजाहिद साहिबा, असद उमर साहब कह रहे हैं बड़ा विगरस इलेक्शन होगा। आई होप विगरस हो, लेकिन कुछ प्री पोल लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेंबरशिप, और ये मैंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में भी लिखा था और असद को पता है, मैंने पार्टी की पीएससी मीटिंग में भी ऑब्जेक्शन की थी। मेंबरशिप बुक्स जो बेची गई है ना सेल, ताकि जिनके पास ज्यादा, अब कई लोगों नहीं, अब कई लोगों ने 6-6 लाख की मेंबरशिप बुक्स लेके मेंबर्स बनाए हैं। बिल्कुल श्री का पॉइंट वो दुरुस्त अपने है। सपोर्टर्स पुराने बनाए, कौन मेंबर बने, किस तरह हुए हैं अब। सो आई थिंक दिस वाज अ बिग इशू, ये मैंने पहले भी रेज किया, बट आई होप कि फेयर एंड फ्री हो। इशू ये नहीं है, इशू एक नजरियाती का है। दूसरा ये कहना असद का जस्ट एज आई थिंक कि आप अनफेयर हो रहे थे कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है पार्टी में, है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको क्यों शोकॉज मिला? मिला मुझे, बट हमें कि आपने पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं देना था, व्हाटएवर। वो आप क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ शो कॉज वाज अननेसेसरी। व्हाई दैट शो कॉज वाज गिवन? बिकॉज ऑफ योर स्पीच, व्हाटएवर, बट द पॉइंट इज कि व्हाट दे से कि जी वी लेफ्ट ऑफ आवर ओन फ्री विल, वी लेफ्ट, एटलीस्ट आई लेफ्ट बिकॉज आई वाज गिवन नो ऑप्शन। मुझे कहा गया कि आप 7 दिन में अपोलोजाइज करें तरीन को भी, ना सिर्फ खान साहब को, तरीन को भी, नहीं तो हम आपकी मेंबरशिप नहीं, हम आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। तो ये कहना कि फ्री विल, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। फ्री विल इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। जी एडमिरल जावेद इकबाल साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पार्टी में होंगे, आपको नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो मालदार तबका है वो उन लोगों ने ये जो नई मेंबरशिप स्लिप हैं वो लाखों से ली हैं, तो जो गरीब वर्कर है वो तो लाखों नहीं खर्च कर सकता, तो उसके मेंबर उतने बनेंगे ही नहीं। दूसरी बात जो असल वजह है, मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। एक तो ये है कि देखिए जितने मदीने वालों ने इस्लाम की खिदमत की वो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन चारों खुलफा जो बने वो मक्की बने। तो ये नजरियाती पार्टियों में ये होता है, ये दुख भरे भी फाख्ता और कव्वे बहुत उड़ाएं। इस वक्त पार्टी की ये हालत है कि जो जिन्होंने उन अंडों को संभाला उस वक्त जबकि काला कुत्ता खड़ा नहीं होता था पार्टी के साथ, अब वो जो है वो कव्वे अंडे खा रहे हैं। तो ये एक, और फिर मैं हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता हूं। मेरे नजदीक जो डिक्टेटरों के साथी रहे हैं इन वॉट एवर कैपेसिटी, दे शुड नॉट गेट अनदर चांस टू लीड द कंट्री।
ये एडमिरल वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब, डॉक्टर शरीन मज़ाहिर साहिबा और असद उमर साहब, आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से हमें भी बहुत उम्मीदें थी, हम सहाफ़ियों को भी बहुत उम्मीदें थी, मुझे बजाते खुद बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो हालात पार्टी के जा रहे हैं, जब उम्मीद टूटती है तो दुख होता है। मुझे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन नौजवानों की तरफ बहुत दुख है जो कि पार्टी को आइडियोलॉजी के साथ लेके चले थे, जिन्होंने 30 अक्टूबर का जलसा कामयाब बनाया था। 30 अक्टूबर के बाद किस तरह की सुनामी आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें बहती जा रही है। मेरे ख्याल इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि अभी भी वक्त हाथ से निकला नहीं है और पार्टी में रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज उन्हें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी एज सुन एज पॉसिबल। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।